शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा रुख करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर, जिसके लिए हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, जो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाएंगे। और मेरे साथ जुड़ गए हैं सीएफपी विश्वजीत पराशर। विश्वजीत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। और हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देखिए, जो आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं, मनीष गर्ग साहब हैं। मनीष जी, चलिए हमारे साथ फोन लाइन पे वो जुड़े, तब तक उनका सवाल मेरे पास है। विश्वजीत जी, जो मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ, इनके पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स हैं जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट का एक्टिव है, क्वांट एब्सोल्यूट फंड है, एसबीआई का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक फ्लेक्सी कैप और एक्सिस ब्लू चिप है। और इन्होंने एक तो एसआईपी का निवेश किया हुआ है इन फंड्स में, और दूसरा ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक मुश्त यानी लमसम भी इन्वेस्टमेंट जारी रखी हुई है। एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक, कोटक बैलेंस एडवांटेज, इन फंड्स में इन्होंने लमसम निवेश किया हुआ है। उम्र इनकी 35 साल की है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक मुश्त के साथ जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की, उसकी एक मुश्त वाले पोर्टफोलियो की लगभग 11 लाख है। और इन्होंने 5 फंड्स में 2,50,000 का एक मुश्त निवेश किया हुआ है, जिसके नाम अभी मैंने पढ़ के बताए हैं। ओवरऑल इनकी रणनीति किस लिहाज से उन्होंने तय की है, 21 साल में इनके 2 लक्ष्य हैं। ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ चाहिए इनको 8 साल के बाद, 2 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद, और वापस से चाहिए 1 करोड़ 21 साल के बाद। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फोन लाइन पे क्या गए हैं मेरे साथ मनीष जी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत सुधार करने की ज़रूरत है विश्वजीत जी इनके फंड में। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि हम जिक्र करते हैं इनके एसआईपी की, जो इन्होंने कर रखी है जिस पोर्टफोलियो में। बहुत सारे स्मॉल कैप हैं, इसमें से निकलने की सलाह किसमें से होगी? जी कविता जी, अगर इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल देखते हैं तो काफी स्मॉल कैप की तरफ स्क्यूड है। स्मॉल कैप फंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में बिलीव करते हैं। हालांकि इनके पास एक लंबा समय है, लंबी अवधि है, 21 वर्ष का पीरियड है, तो स्मॉल कैप एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट सारा ही पोर्टफोलियो जो मेजॉरिटी है वो स्मॉल कैप की तरफ हो, उससे इनका पोर्टफोलियो में एक रिस्क जो एलिमेंट है वो काफी बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इनको पोर्टफोलियो अपना बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड फंड ही रखने चाहिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में ही निवेश करना चाहिए। और स्मॉल कैप से थोड़ा सा निकलकर लार्ज कैप और थोड़े ब्लू चिप फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, जिससे कि करीब पूरा रिस्क जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में वो थोड़ा कम हो जाए, और लंबी अवधि में इनको रिटर्न्स भी अच्छी रहेंगी और रिस्क और रिवॉर्ड का भी रेशियो बैलेंस रहेगा। जहां तक कि इन्होंने कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी ले रखे हैं, जो कि जो कि डेट और इक्विटी का मिश्रण होता है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि लंबी अवधि है, तो अगर ओवरऑल एसेट एलोकेशन में मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि इनके पास कुछ डेट में भी निवेश होगा, जो कि एफडी या पीपीएफ वगैरह में होगा, तो म्यूचुअल फंड्स में इनको बैफ की अभी जरूरत नहीं है। और मार्केट की अभी उतार चढ़ाव को देखें तो बैफ में काफी अच्छे रिटर्न्स नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये वाला पोर्टफोलियो भी ये अपना इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो टेक फंड है वो एक इकलौता टेक फंड है, तो उसमें बने रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, स्मॉल कैप से निकलकर थोड़ा लार्ज एंड मिड कैप, थोड़ा और फ्लेक्सी कैप या एक आधा मल्टी कैप फंड में अगर निवेश करेंगे, तो इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। जहां तक कि इनके गोल्स का सवाल है, करीब 40,000 रुपए ये एसआईपी कर रहे हैं। तो और इनके 3 गोल्स हैं, 8 साल के बाद 1 करोड़, फिर इनको 15 साल के बाद 2 करोड़ चाहिए, और उसके फिर बाद में 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसके हिसाब अगर गोल्स जो है इनके 6 साल बाद 8 साल बाद अगर आपको 1 करोड़ चाहिए, तो 40,000 की एसआईपी थोड़ी सी कम पड़ेगी। तो इनको अपना एसआईपी का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, करीब करीब मेरे हिसाब से इनको 20,000 की एसआईपी और बढ़ानी पड़ेगी। और अगर वो इकट्ठा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हर साल 15% के हिसाब से स्टेप अप कर सकते हैं अपनी एसआईपी को, यानी कि केवल 6,000 रुपए और हर साल बढ़ाते जाएंगे 8 साल तक, तो इनका अपना लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जो इनका 11 लाख है वो भी बढ़ जाएगा 8 साल में, उसका भी रिटर्न्स अगर 12% के हिसाब से देखें तो करीब 27 लाख बन जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से
ये अपनी 50-60 हजार की SIP अगर बढ़ाते रहेंगे हर साल हर वर्ष करीब 10-15% के हिसाब से, तो अपने सेकंड और थर्ड गोल को भी ये आराम से अचीव कर पाएंगे। तो SIP बढ़ाएं अपना, और नहीं तो स्टेप अप कर लें, हर साल 15% बढ़ाएं, तो उससे आपका लक्ष्य अचीव होगा। और थोड़ा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यही मेरी सलाह रहेगी। फोन लाइन पे हमारे साथ है नहीं, वरना ये और भी ज़्यादा डिटेल्स से अपने सवाल हमसे पूछ पाते और हम भी समझने की कोशिश करते कि जो पोर्टफोलियो बनाया है वो उन्होंने क्या सोच समझकर बनाया है। मुझे आपसे ये जानना है कि जो आपने बदलाव करने की बात कही है, अब जिन फंड से निकलेंगे उनमें से एकदम से निकल जाएं या किश्तों में अपने पैसे निकालें? जी बिल्कुल कविता जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है काफी जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको लिए बहुत अच्छा ये सवाल है, क्योंकि एकदम से निकालना और एकदम से इन्वेस्ट करना कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। आप धीरे धीरे उसको निकाल सकते हैं और धीरे धीरे स्टैगर्ड फॉर्म में आप उसको निवेश करें। तो आप निकाल कर पहले लिक्विड में आ सकते हैं, और अगर अमाउंट छोटा है तो उसको हर हर डिप पे, जैसे जैसे मार्केट डिप करती है उस पर निकाल कर आप या डिप पे इन्वेस्ट करें, और जब मार्केट बढ़ रही है तो अपना रिडेम्पशन कर लें। तो ये अगर जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा रिडीम करते जाएं, और जैसे ही मार्केट गिरती है उसमें इन्वेस्ट करते जाएं। तो ऐसे करके इनकी एक अच्छी खासी इनकी NAV में भी फर्क पड़ेगा, और ये यूनिट्स भी ज्यादा बाय कर पाएंगे मार्केट से। चलिए, यहाँ पर मनीष को हमने तमाम सलाह तो दे दी है, और अगर हमें मनीष सुन भी रहे हैं और सलाह नोट नहीं कर पाए हैं तो ये शो आप YouTube पर देख सकते हैं और वहाँ आपको आपके रेकमेंडेड फंड्स नोट डाउन करने का मौका मिलेगा। लेकिन चलिए, वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से ही जुड़ा हुआ है, तो 9619735567 इस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। तो चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार है ब्रेक के बाद भी। वेलकम बैक, और हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ विश्वजीत पराशर जुड़े हुए हैं, लेकिन अब मेरे साथ जुड़ गए हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर CEO कीर्तन शाह। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। दर्शक मनोज कुमार पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि कीर्तन सवाल पूछेंगे। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार मैडम। बताइए क्या सवाल है सर आपका? मैडम, मैंने पोर्टफोलियो भेजा था, आपके पास है? जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो है। कोई बदलाव किया है आपने इसमें? आपके पास कोटक स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल इंडिया, कोटक का बैलेंस एडवांटेज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI का ब्लू चिप, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी, अल्फा FOF आपके पास है, और इसके अलावा आपने कुछ एकमुश्त निवेश भी कर रखा है। बैलेंस एडवांटेज फंड है HDFC का, क्रेडिट रिस्क फंड है HDFC का, निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज है ना? जी 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 ठीक है सर। तो इसमें मैडम ये पूछ रहा था कि इसमें क्या कोई चेंज करने की जरूरत है या ये सब फंड ठीक है? 1 करोड़ चाहिए आपको केवल 8 साल में? 8 से 10 साल। हाँ मैडम, 8 से 10 साल में। और मैडम मैं अभी ये पिछले करीब 3-4 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मेरा जो कॉर्पस है करीब 21 लाख अभी है अभी इस समय। सर, फंड्स का चुनाव करने के पीछे क्या सोच रही है आपकी? किन बेसिस पे आपने चुनाव किया है फंड्स का? मैम थोड़ा सा मैं गाइड तो लेता हूँ, एक यहाँ पर एडवाइजर हैं उनसे ही लिया था मैंने। बेसिकली मेरा रिटायरमेंट है उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, आपके पुराने एडवाइजर हैं? पिछले 3 साल से तो है मैडम वो। तो कैसे लग रही है फंड की परफॉर्मेंस? अभी तक तो ठीक है सब में ही। एक टाटा डिजिटल थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। आप खुद ट्रैक करते हैं बाद में एडवाइजर की सलाह लेने के बाद? जी खुद ट्रैक करता हूँ मैडम मैं इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी मदद कीर्तन करेंगे आपकी। कीर्तन जी जी। सबसे पहले तो आपने जब सवाल भेजा था उसमें ये नहीं मुझे पता था कि आपके पास ऑलरेडी 21 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव कॉर्पस है। तो अगर मैं उस चीज को कंसिडर करूं कि अगर आपके पास 21 लाख रुपए का कॉर्पस ऑलरेडी जमा हो चुका है और आप उसके ऊपर 30-32 हजार रुपए की मंथली SIP कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पहुंचने में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। आप 8 साल में आराम से अपने 1 करोड़ का लक्ष्य पहुंच पाएंगे।
पर लक्ष्य पहुंचने के लिए मैंने जो रिटर्न अज्यूम किया है वो 12% है, और वो शायद आपके फंड कॉम्पोजिशन में काफी ऐसे फंड्स है जो वो आपको ना दे पाए। तो मैं इस आपके क्वेश्चन को पोर्टफोलियो के दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं, और फिर थोड़ा फिक्स्ड इनकम और हाइब्रिड फंड्स जो आपके फंड्स में आपने जिनमें इन्वेस्ट कर रखा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो इक्विटी एसआईपी करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप एक ही तरीके के फंड्स में या एक ही एएमसी में बहुत ज्यादा पैसा निवेश ना कर दे। तो अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड, थोड़ा सा स्मॉल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो रिस्क रिटर्न बेसिस पे, क्योंकि आपके पास 8 साल है, आप एक अच्छा एक्सपीरियंस रिस्क रिटर्न का कर पाएंगे। अब उस कॉम्बिनेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में से कुछ 4 फंड्स मैंने हाईलाइट किए जो आप रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप एचडीएफसी मिड कैप कंटिन्यू कीजिए, कोटक स्मॉल कैप कंटिन्यू कीजिए, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू कीजिए, और एसबीआई ब्लू चिप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, क्योंकि आप एसआईपी का अप्रोच ले रहे हैं और आपके पास 8 साल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में से ये 4 फंड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत सारे बैलेंस एडवांटेज फंड में शायद एक साथ लमसम पैसा डालना था, इसलिए आपने बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव किया है। पर अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी ना करें तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। एसआईपी क्योंकि आपके पास समय भी ज्यादा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फंड के कॉम्पोजिशन को देख के आप 3-4 साल से कर रहे हैं और आप एक्सपीरियंस भी है, तो आप ये जो 4-5 फंड्स मैंने आपको कहे उसी में एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी मत कीजिए। बैलेंस एडवांटेज फंड लार्जली आप शायद जब आपके पास 3 साल का निवेश लक्ष्य ना हो और पैसा पार्क करना हो उस समय के लिए, या लमसम पैसा निवेश करना है उस समय के लिए यूज कीजिए। तो इक्विटी में ये 4 फंड्स में पैसा लगाइए। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके पास कुछ डेट फंड भी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है पर फिर भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स जब हिस्टोरिकली अगर आप देखें कि जब भी इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ रहे ग्लोबली, राइट, तब क्रेडिट क्राइसिस होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय शायद अग्रेसिव क्रेडिट रिस्क लेने का नहीं है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन ये भी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डेट फंड्स की एनएवी गिर सकती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद अगले एक आध क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में पीक आउट हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन रिस्क या ऐसे फंड्स में निवेश करने की कोशिश करूंगा, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स जैसे फंड्स में। हालांकि क्रेडिट रिस्क फंड्स मुझे जनरली अच्छे लगते हैं, पर इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आपका जो क्रेडिट रिस्क फंड है उसे एक मीडियम ड्यूरेशन फंड से चेंज या रिप्लेस कर दे तो शायद आपका एक्सपीरियंस अगले 3-4 सालों में अच्छा होगा। हाँ, पर ये करने के पहले ध्यान रखिएगा कि आपके एचडीएफसी का जो आपने फंड क्रेडिट रिस्क ले रखा है उसमें 3 साल हो चुके हैं, तो आपको इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिलेगा। ऑलराइट, मेहुल जी, कोई सवाल आपने पूछना है कीर्तन से? नहीं मैडम, ये चीजें ठीक है। अब मुझे जो अभी इन्वेस्ट करना है वो शायद उन्होंने बताया था कि जो भी आगे मुझे इन्वेस्ट करना है इन 4 फंड पे ही करूं करके शायद बिल्कुल। बाकी अगर आपने सलाह मिस कर दी हो तो फिर आप हमारा शो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा शो वहाँ पर आता है, तो आपको दी गई सलाह आप नोट डाउन भी कर पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी अहम मुद्दे जिन पर हमें चर्चा करनी है हमारे आज के मेहमानों के साथ, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो शायद आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के तमाम एस्पेक्ट्स को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। और यहाँ पर कीर्तन, मेरा जो इशारा है वो है यूएस की 10 साल बॉन्ड यील्ड्स और भारतीय बाजार की जो अर्निंग यील्ड है उसमें जिस तरह से हम जो स्प्रेड है वो कम होता हुआ देख रहे हैं, उससे क्या कुछ अंदेशा निकल कर आता है, किस तरह से बाजार की चाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एफआईआईज के लिहाज से भी अगर हम देखें तो क्योंकि स्प्रेड इतना कम होता हुआ दिखाई दे रहा है तो शायद वो भारतीय बाजार में ज़्यादा इच्छुक ना रहें पैसे लगाने के पीछे। तो अब बताएं कि ये स्प्रेड की जो हम बात कर रहे हैं, ये स्प्रेड क्या है और किस तरह से हम इसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, फाइनेंशियल प्लानिंग के नज़रिए से समझना चाहें तो इस पर अमल किया जा सकेगा। स्प्रेड का मतलब बड़ा सिंपल है कि आज अगर आप यूएस के 10 साल के किसी भी बॉन्ड में पैसा निवेश करें तो आपको तकरीबन 3.9% जितना रिटर्न मिलेगा,
और अगर आप वही 10 साल के लिए इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा निवेश करें तो आपको 7.33 मिलेगा। इन दोनों के डिफरेंस को जो है 3.42, उसे आप स्प्रेड कहते हैं। अब आप हिस्टोरिकली देखेंगे कि ये स्प्रेड 3.42 से काफी ज्यादा होता है, राइट, इन जनरल। तो अब ये स्प्रेड क्यों इतना नैरो हो गया, इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहले तो देखिए, आज हम जो भी देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारा कोरोना के समय बहुत सारा पैसा प्रिंट किया गया था, वो पैसा लोगों में बांटा गया था और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया था। और अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसी पैसे को वापस खींचा जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है। तो आप देखिए यूएस में इंटरेस्ट रेट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट। पर वही चीज अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो अगर ये दो चीज हम समझ जाए तो हमें शायद एक अंदाजा आ सकता है कि एसेट्स पे फर्क क्या पड़ेगा। अब यूएस की यील्ड्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? देखिए, यूएस की यील्ड इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यूएस एज अ कंट्री ने सबसे ज्यादा पैसा प्रिंट किया था जब कोरोना का समय था, और लोगों को पैसा बांटने के लिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ग्लोबली यूएस ने प्रिंट की थी। अभी क्योंकि लिक्विडिटी इतनी प्रिंट की गई थी यूएस में, उसी वजह से वहां का इन्फ्लेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है इंडिया के इन्फ्लेशन से, और उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से यील्ड्स वहां की काफी तेजी से बढ़ रही है। जबकि आप इंडिया में देखें तो इंडिया ने भी हाँ लिक्विडिटी इन्फ्यूज की थी, पर यूएस के मुकाबले बहुत कम थी। इसकी वजह से हम जब इंटरेस्ट रेट्स हमारे बढ़ा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे बॉन्ड मार्केट पे उतना अग्रेसिवली नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि इंडिया में दो तीन चीजें और बहुत ही फेवरेबल हो रही है जिसकी वजह से यील्ड्स काफी कंट्रोल में है। देखिए, इंडिया एज अ कंट्री ऑयल इंपोर्ट करता है, और क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में ऑयल का प्राइस काफी गिर चुका है, तो हमें वो एक मैक्रो लेवल पे काफी कंफर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से यील्ड्स उतनी तेजी से इंडिया में नहीं बढ़ रही है। ये स्पेक्यूलेशन भी है कि शायद नेक्स्ट ईयर हमें इंडियन बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन इमर्जिंग बॉन्ड मार्केट्स में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से और $30 बिलियन का इन्फ्लो आएगा, जिसकी वजह से भी यील्ड्स काफी इंडिया में नहीं बढ़ रही है। तो इंडिया का मैक्रो काफी अच्छा लग रहा है, इसीलिए इंडिया की यील्ड्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है यूएस के सामने। तो फिक्स्ड इनकम पे जब मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके पास 3 से 5 साल का समय है तो अगले एक क्वार्टर में थोड़ा सा स्टैगर करके अगर आप मीडियम ड्यूरेशन फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में थोड़ा सा पैसा निवेश करें तो 3 से 5 साल में एक अच्छी रिटर्न एक्सपीरियंस आपको मिल सकती है। उसी समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप इक्विटीज की बात करें तो यूएस में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इक्विटी 20-25% गिर चुके हैं क्योंकि उनके यील्ड्स इतने बढ़ रहे हैं। इंडिया में इक्विटी पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि हमारे यील्ड्स काफी कंट्रोल में है, और ऐसा लग रहा है कि चाइना में जो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स का जा रहा था या रशिया में जो जा रहा था वो पैसा इंडिया में आएगा बॉन्ड्स में और इक्विटी मार्केट में, जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स काफी स्टेबल लग रहे ग्लोबल मार्केट से। हाँ, ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे मार्केट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, पर इम्पैक्ट काफी कम होना चाहिए वर्सेस ग्लोबल मार्केट। तो ऐसे में विश्वजीत जी हमें ये समझाएं आप कि डेट निवेशकों के लिए किस तरह के विकल्प खुले हैं, फ़ायदा उठाने अगर हो तो छोटी अवधि का किस तरह से ब्याज दरों का फ़ायदा उठाया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कीर्तन जी ने समझाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा सबके लिए बता दें कि जो जीसेक इंडिया में कहलाता है वो ट्रेजरी बिल यूएस में वो सेम ही चीज है, और सेंट्रल बैंक्स जैसा कि बताया भी गया कि महंगाई की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर नेगेटिव भी पड़ सकता है कि हो सकता है कि जो बहुत सारे एफआईआईज इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा वापस यूएस में जाके इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो यूएस का ट्रेजरी बिल है वो वर्ल्ड का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर उनको वहां ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो हो सकता है वो पैसा वहां ले जाए। लेकिन यूएस में अगर देखा जाए तो उन्होंने कभी महंगाई को इतनी क्लोजली नहीं देखा है, इतना ज्यादा नंबर पे नहीं देखा है। भारत में महंगाई ऑलमोस्ट 5-6% का एवरेज रहता है, जो यूएस में 1-2% था और वो आज 8% पहुंच गया है। तो इसीलिए वहां पे रिसेशन के फियर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये दशक नहीं, ये सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है नेक्स्ट 5-6 साल में। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम अपनी
इंडियन इकोनॉमी पे बिलीव करें, इक्विटी मार्केट में बिलीव करें, और अगर 5-6 साल का होराइजन है तो हम अच्छे खासे रिटर्न्स इंडियन इक्विटी मार्केट से बना सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हर इंडियन के लिए, और इसको इंजॉय करना चाहिए कि हम प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडियन हैं। हमने अभी ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है इकोनॉमी में, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जैसा कीर्तन जी ने बहुत सारे फैक्टर्स बताए, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, एवरेज एज जो है वो 25 वर्ष है, और 25 वर्ष वाले लोग सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। तो अगर आप देखें जितने भी एड्स आ रहे हैं, जितने भी मोबाइल फोन्स एप्पल वगैरह के, वो इंडिया में खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, उनके पास पैसा है और वो खर्च करना चाहते हैं। जब खर्च करते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है मेरे हिसाब से। बॉन्ड मार्केट के बारे में कीर्तन जी ने बताया कि वो मिड ड्यूरेशन फंड्स वगैरह में निवेश करना चाहते हैं, अच्छी सलाह है। मैं भी उनसे पूरा बिल्कुल मानता हूं कि ये एक अच्छी विकल्प है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट भी बहुत अट्रैक्टिव है इंडिया के। चलिए, तो यहाँ पर हमने काफ़ी जटिल मुद्दा जो अपने दर्शकों को समझाया, और उम्मीद करते हैं कि इसको समझ के वो अपनी निवेश रणनीति में भी कुछ इंक्लूजन्स करेंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मिलेनियल्स के लिए जो बजट का फंडा है ना, उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो कीर्तन, किस तरह से मिलेनियल्स अपने खर्चों को कंट्रोल में ला सकते हैं, और किस तरह से एक बजट का फॉर्मूला उनके लिए तैयार किया जा सकता है, कुछ बताएं इसके बारे में। 40-30-30 ये क्या नियम है? कविता जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको खर्चा कम करना है तो आपको पैसा कम रखना पड़ेगा खर्चे के लिए। तो अगर आप जितना ज्यादा पैसा निवेश कर देंगे तो उतना कम पैसा बचेगा आपको खर्चा करने के लिए। और ये अगर मैं विश करता हूँ, मैं जब उस एज में था, अगर ये मुझे कोई समझा पाता तो मैं आज एक अलग ही सिचुएशन में होता। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मिलेनियल्स ये समझे और इसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए, 40-30-30 का रूल बड़ा सिंपल है। अगर आप 100 रुपए की कमाई करते हैं तो ये ग्लोबली इस रूल को माना जाता है कि आप अगर 100 रुपए की कमाई करते हैं तो आपकी सब ईएमआईज मिलाकर, राइट, हाँ, होम लोन, कार लोन, सब ईएमआईज मिलाकर 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 100 रुपए में से 30 रुपए से ज्यादा आपका ईएमआईज में पैसा नहीं जाना चाहिए। 30 रुपए से ज्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए आपकी इनकम पे, और बचा हुआ 40% आप हर महीना सेव करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप मिलेनियल है, आपके पास कोई लोन्स नहीं है, कोई ईएमआईज नहीं चल रही है, तो 40 जो आप सेव करते हो उसके ऊपर 30 जो ईएमआई का पैसा है वो भी आप सेव कीजिए। तो 100 रुपए में से तकरीबन 70 रुपए अगर आप महीना सेव कर लेते हैं, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम करने के 20 सालों के दरमियान आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको काम करने की पैसों के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बचा हुआ सिर्फ 30% पैसा रहेगा जो आप शायद एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो महीने की स्टार्टिंग में जब भी आपको सैलरी आ जाती है, सबसे पहले निवेश कीजिए, फिर बचा हुआ पैसा आगे जाके स्पेंड कीजिए। आई थिंक इससे सिंपल पर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से मिलेनियल्स के लिए नहीं हो सकती। विश्वजीत जी बताएं, मिलेनियल्स के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स को देखते हुए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं, और डूज एंड डोंट्स आपके मुताबिक क्या है उनके लिए? जी बिल्कुल, जैसा बताया कीर्तन जी ने कि सेविंग हमें ज्यादा करनी चाहिए, और वो सेविंग पे ना रुककर इन्वेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेव करेंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो उसके लिए अगर आप यंग एज में हैं तो सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। तो मिनिमम 30% जो भी आप सेव कर रहे हैं उसको आप एसआईपी में निवेश करें। आप 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी आपका सेविंग है आप उसको एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें आप रेगुलरली डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके जितने भी गोल्स हैं उसमें एक अच्छा कॉर्पस आप बना पाएंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यंग है पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, और अभी हमने कोविड को जाते हुए देखा है, तो जरूरी है कि आप अपना मेडिक्लेम भी जरूर रखें। अगर आप टियर 1 शहर में हैं तो करीब 10 लाख रुपए का आपका मेडिक्लेम होना चाहिए, और उसके ऊपर टॉपअप भी ले सकते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल सेफ रहें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो आपकी लाइफ टाइम सेविंग उड़ जाती है। ये हमने बहुत करीबी से देखा भी है अभी कोविड में। तो अगर आपने अपने आप को मेडिक्लेम करा रखा है तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने कॉर्पस को सेफ रख पाएंगे। तीसरा जो बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे कि अभी 40-30 आपने बताया था प्रिंसिपल, अगर आप पैसा क्रेडिट कार्ड से ना यूज करके कैश आप पे करना शुरू
कर दें। आप ध्यान से सुनना बात, जब आप पैसा हाथ से देते हैं तो आपको वो पैसा फील होता है कि आपकी हार्ड अर्न कमाई आपने जब किसी को दी, तो आप देखते हैं कि मैंने 20,000 रुपए दिए या 10,000 रुपए दिए, तो आपको बहुत अच्छे से फील होता है कि मैंने पैसा दिया। क्रेडिट कार्ड से नॉर्मली आप स्वाइप कर देते हैं और आपको वो फीलिंग नहीं आती। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी सेविंग कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी दिवाली आने वाली है, बहुत सारी सेल्स आएंगी, हम बहुत सारी एडहॉक इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, इमीडिएटली बिना सोचे समझे अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी कमाई है, सारे एसेंशियल्स खर्चे निकाल के, ईएमआई निकाल के जो बचता है, सेविंग निकाल के जो बचता है, उस पैसे को आप मंथली डिवाइड कर लें कि इससे ज्यादा मैं डेली खर्च नहीं करूंगा या मंथली खर्च नहीं करूंगा, और आई विल नॉट क्रॉस दैट लिमिट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप किसी भी डेट ट्रैप में ना पड़े, ऐसे लोन्स ना ले। आपको रोज बहुत मैसेजेस आते हैं कि ये पर्सनल लोन ले लीजिए, ये आप कोई और लोन ले लीजिए, तो कभी भी लोन्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। होम लोन ले, बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत सारे टैक्स एडवांटेज हैं, आपका एसेट भी बनता है, बट रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें आई हैं कि आप ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां पे आपका पैसा ग्रो करे। ऐसी जगह के लिए लोन ना लें और डेट ट्रैप में ना फंस जाएं कि आपको ऊपर वो भारी पड़ जाए। तो मेरे हिसाब से इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने खर्चे भी मैनेज कर पाएंगे और अपना एक अच्छा जीवन, फाइनेंशियली सिक्योर्ड जीवन जी पाएंगे। दिलचस्प, आपने दोनों ने मिलकर गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क बता दिया मिलेनियल्स को, जो उनको ध्यान में रखना है और बजट टिप्स के तौर पर इसको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करना है। लेकिन कुछ दर्शक भी हैं जो अपने सवाल लेकर फोन लाइन पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या मेरे साथ गणेश तिवारी फोन लाइन पर हैं? चलिए गणेश जी, नमस्कार सर, आपका सवाल हमारे पास है। मैं जानना चाहती हूँ, आपने जो पोर्टफोलियो हमें भेजा है, क्या इसमें कोई बदलाव तो नहीं किया है, ताकि मैं सीधा हमारे मेहमान के पास जाऊँ और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए? बिल्कुल मैम, सेम वही है जो मैंने मैसेज किया हुआ था। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। विश्वजीत जी बताएं। बताएंगे जी विश्वजीत जी, आपके पास पोर्टफोलियो है गणेश तिवारी का ना? ये जिन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में 2000, ये वाले एबीएसएल फ्लेक्सी कैप 2000, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 2000, एक्सिस मिड कैप 5000, एक्सिस फोकस 25, ये पोर्टफोलियो क्या है? ठीक है मैडम, जी मिल गया जी। तो मैम इनका पोर्टफोलियो मैंने देखा तो बहुत ही अच्छी इन्होंने स्कीम्स ले रखी हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, और थोड़ा सा इनका स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज्यादा स्क्यूडनेस है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा मल्टी कैप और लार्ज कैप में ये एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके से इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। स्मॉल कैप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये उन लोगों के लिए अच्छा है, उचित है, जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में बिलीव करते हैं। हालांकि इनके पास 21 वर्ष है और ये ऐसी पोर्टफोलियो सोच सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि अगर आप गूगल पे जाएं और अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें, क्या आप वाकई में एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या मॉडरेट हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उससे आपको अपना एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके कंट्रोल में रहे। और आपने एक स्कीम के बारे में पूछा है, एक्सिस स्मॉल कैप, तो वो 3,000 रुपए आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा, एक्सिस स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, अच्छी स्कीम है। इसके अलावा निप्पॉन स्मॉल कैप है, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है, आप इसमें चुनाव कर सकते हैं। आप फोकस्ड फंड में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लंबी अवधि है, 20-21 साल का पीरियड है आपके पास, तो आप ऐसे करके आप इसको अपने पोर्टफोलियो को निवेश कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए, नॉर्मली हम थंब रूल कहते हैं 100 माइनस योर एज शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, तो अपना इक्विटी का एक्सपोजर आप अपनी एज के साथ थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं और उसको डाइवर्सिफाइड या बैलेंस फंड्स में या डेट की तरफ रुझान कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी गणेश जी। चलिए, तो यहाँ पर गणेश तिवारी जी, आपको यही सलाह मिलती हुई दिखाई दे रही है। शो को लेकिन झटपट आगे बढ़ाना है, और चलिए अब सीधा रुक करते हैं निवेश गुरु मंत्र की ओर। कीर्तन बताएं, गुरु मंत्र क्या होगा आपका? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि निवेश करते समय, और स्पेशली मिलेनियल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं,
दबाव बहुत होता है कि वो सही प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढे उसके ऊपर, ना कि उस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाकर उसे एक डिजायर्ड समय तक निवेश कर रखे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप निवेश करने की कोशिश करें, ऑफ कोर्स आपको सही अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना है, पर उस अपॉर्चुनिटी के सामने उसे आपको उतना समय भी देना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो मान लीजिए अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया, 3 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, पर मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत सारे लोग अगर 3 साल तक जीरो रिटर्न देखेंगे तो उसमें बने रह सकते हैं। पर अगर चौथे साल पर आपको वही इंस्ट्रूमेंट 50% रिटर्न दे देता है, तो आपके 4 साल का एवरेज रिटर्न 11% बन जाता है। तो निवेश करते वक्त इंस्ट्रूमेंट सही चूज करना जरूरी है, पर उसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को जितना समय मिलना चाहिए उतना समय दे। सुजीत जी। जी बिल्कुल, मेरा भी कुछ मिलता जुलता ही है। मैं भी ये कहूंगा कि ऐसी मार्केट में मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, जो मंत्र रहेगा, वो ये रहेगा कि डोंट वेट टू बाय सिप एंड वेट। जैसा कि कीर्तन जी ने कहा, समय देना चाहिए। तो सिप जैसी गोल्डन स्ट्रेटेजी हमारे पास है। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म में एक डिसिप्लिन बना के निवेश करते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि हम एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ग्रीड और फियर जैसे एलिमेंट्स रहते हैं। सिप एकमात्र ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जो आपका ग्रीड और फियर से बचा के रखती है। और जब मार्केट गिर रही होती है तो आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं, जब बढ़ रही होती है तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो एक एवरेजिंग होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मेरी यही सलाह रहेगी कि आप केवल टाइमिंग का वेट ना करें, सिप स्टार्ट करें और उसको समय दें, ताकि आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो या कॉर्पस बन पाए। चलिए, तो ये हमारे मेहमानों के गुरु मंत्र। लेकिन समय मेरे पास केवल एक दर्शक का सवाल लेने का है और शौरवी शर्मा के शायद फोन लाइन पर है। नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? मैं शौरवी शर्मा बात कर रही हूँ। जी पूछिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इसी मंथ से 23,000 रुपए की 5 SIP स्टार्ट की हैं। मुबारक हो। और मेरा टारगेट 15 साल के लिए है 1 करोड़ के लिए। ओके। अपना घर खरीदने के लिए। तो क्या ये मैं अपना गोल अचीव कर पाऊंगी 15 साल के बाद? आपने जो फंड सिलेक्शन किया है शौरवी, वो कहाँ से चुनाव किया है? शौरवी, जो फंड सिलेक्शन किया है उनका चुनाव कहाँ से किया है? हाँ जी, ईटी मनी से मैंने सेलेक्ट किया है। ओके, ऑलराइट। कीर्तन बताएं। शौरवी जी, क्योंकि समय थोड़ा कम है, सीधा आंसर देता हूँ आपको। आपकी 23,000 रुपए की जो मंथली SIP है, 15 साल तक अगर मैं 12% का पॉसिबल रिटर्न गिनूं, तो आप 1 करोड़ तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो आपका लक्ष्य तो मीट हो जाएगा। आपके पोर्टफोलियो पे एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। लार्जली आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पर अगर आप क्वांट का जो लार्ज कैप फंड है उसे निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड से रिप्लेस कर दे, तो आपका पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से काफी बेहतर हो जाएगा। तो वो एक ही सलाह है मेरी। बाकी आपका पोर्टफोलियो मुझे काफी अच्छा लगा। ऑलराइट, चलिए शौरवी, कोई सवाल पूछना है? समय लगभग खत्म हो गया है मेरा। झटपट अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं कीर्तन को। नो थैंक्स मैम। ओके, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी के साथ विश्वजीत जी आपका और कीर्तन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन देखिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम करते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाजत, नमस्कार।